भाई या बहन है यूएस सिटीजन के तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, खुशी खुशी जी लो, दूसरा रो रो के जी। वीजा लेकर आता है यहाँ पे उबर चलाने। एवरी गर्ल नीड्स अ किंग। लड़कियां ना बहुत ओपन है, आपको कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया आगे से चपेट आ जाए। मेहनत आपको ही करनी है भाई, टट्टी करते हो ना तो मेहनत उसमें भी लगती है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी से हम अमेरिका में ग्रीन कार्ड कैसे ले सकते हैं। अगर कोई आपका फैमिली मेंबर यूएसए सिटीजन है तो क्या वो आपके लिए ग्रीन कार्ड की पिटीशन लगा सकता है। और हम जून वीजा बुलेटिन की भी बात करेंगे। जितनी भी फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा A to Z कि कौन कौन सी पिटीशन लगती है और कितना टाइम लग रहा है आपको ग्रीन कार्ड लेने में अगर आपका भी कोई फैमिली मेंबर यूएसए सिटीजन है। और कुछ कमेंट तो इतने अच्छे आते हैं आप लोगों के। भाई एक भाई ने लिखा है कि सर ये लड़की पटाने का कोई तरीका, कोई कोर्स होता है क्या? मैं बिगिनर हूँ तो क्या आप थोड़ा बता सकते हैं, कोई क्लासेस लगती हूँ इसकी? तो भाई पहले तो मेरे को इतनी हंसी आई ना इस कमेंट पे देखो, और इतना मजेदार कमेंट था। करेंगे बात इसके ऊपर कि अगर आप भी अमेरिका में आते तो क्या इसकी कोई ट्रेनिंग होती है, लड़की पटाने का कोई कोर्स होता है या नहीं। एक भाई पूछ रहा है कि सर उबर ईट्स या उबर चलाने के लिए अमेरिका में हमें कोई वीज़ा चाहिए क्या? हम वीज़ा लेकर आ सकते हैं उबर चलाने के लिए? और कुछ लोग इतना अच्छा कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखते हैं कि सर आपकी वीडियो देख के काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है और काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है। तो इन सब क्वेश्चंस की आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली प्रेफरेंस इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी की। इसमें 4 कैटेगरी होती हैं, F1, 2, 3 एंड 4। तो ये सारी F कैटेगरीज हैं जिसमें अगर कोई यूएसए सिटीजन आपका फैमिली मेंबर है अमेरिका में तो वो आपके लिए इमिग्रेंट पिटीशन लगा सकता है। इस फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी में कुछ लिमिटेड वीज़ा ही हर फिस्कल ईयर में अवेलेबल होते हैं और उस पर भी एक कंडीशन है कि किसी भी एक कंट्री ऑफ ओरिजिन के इमिग्रेंट को 7% से ज़्यादा वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो इस वजह से होता क्या है कि लोग लगाने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वीज़ा लेने वाले, वीज़ा अवेलेबल जो है वो कम है। इसीलिए इसमें एक गैप आ जाता है, न्यूमेरिकल गैप पड़ जाता है जिसमें वेटिंग 10 साल 18 साल की भी है। तो आज मैं बात करूंगा एक कैटेगरी की। भाई जो जून का वीज़ा बुलेटिन है उसमें जितने लोगों ने, जो भी कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने अगर वीज़ा लगाया है तो उनको कितना साल लगेगा ग्रीन कार्ड लेने में। तो सबसे पहली कैटेगरी F1 कैटेगरी। इसका मतलब है अनमैरिड सन्स एंड डॉटर ऑफ यूएस सिटीजन हु आर 21 ईयर्स एंड ओल्डर। जो 21 साल और उससे ऊपर हैं, अनमैरिड हैं, सन्स हैं, डॉटर्स हैं किसी यूएस सिटीजन की, उनको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। और अभी की जो प्रायोरिटी डेट चल रही है वो चल रही है इस केस में, F1 कैटेगरी केस में 8 जुलाई 2015। तो मतलब जिन्होंने भी 8 जुलाई 2015 में केस लगाया था या उससे पहले लगाया था उनको अभी ग्रीन कार्ड मिल रहा है। तो आप वेटिंग पीरियड देख ही सकते हो, करीब 9 साल की वेटिंग इस F1 कैटेगरी में है। कैटेगरी है F2 कैटेगरी। ये बेसिकली ग्रीन कार्ड होल्डर की कैटेगरी है जिसमें उनके स्पाउस और उनके बच्चे कवर होते हैं। इसमें 2 सब कैटेगरी आती है। सबसे पहली है F2A कैटेगरी जिसमें स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। अगर किसी के पास ग्रीन कार्ड है और उनके बच्चे और उनकी वाइफ का इमिग्रेंट वीज़ा लेना है तो वो F2A कैटेगरी में आते हैं। इसकी जो डेट है, जो प्रायोरिटी डेट इस टाइम चल रही है वो चल रही है करीब 15 नवंबर 2021। तो जो लोगों ने 15 नवंबर 2021 या उससे पहले केस लगाया था उनको आज ग्रीन कार्ड मिल रहा है। करीब 3 से 4 साल की वेटिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी अगर आप अपना केस फाइल करते हो। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है F2B कैटेगरी जिसमें अनमैरिड सन्स एंड डॉटर 21 ईयर एंड ओवर ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर के बच्चे जो कि 21 साल और उससे ऊपर हैं तो उनको F2B कैटेगरी में इमिग्रेंट वीज़ा मिलता है। इस कैटेगरी की प्रायोरिटी डेट चल रही है वो है 1 अप्रैल 2016। और एक चीज़ देखने वाली बात है कि ग्रीन कार्ड होल्डर में मैरिड सन्स एंड डॉटर कवर नहीं होते हैं, सिर्फ अनमैरिड सन्स एंड डॉटर 21 ईयर्स और ओवर या फिर उसके अंडर ही कवर होते हैं। कैटेगरी है F3 कैटेगरी जिसमें मैरिड सन्स एंड डॉटर ऑफ यूएस सिटीजन आते हैं। तो यूएस सिटीजन के मैरिड सन्स एंड डॉटर कवर है F3 कैटेगरी में। अगर आप इमिग्रेंट वीज़ा लेना चाहते हो तो इस टाइम प्रायोरिटी डेट चल रही है 1 मार्च 2010। तो आप लोग देख सकते हो करीब 14 साल की वेटिंग। कैटेगरी की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है F4 कैटेगरी। इसमें कवर होते हैं ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ यूएस सिटीजन। तो जो भी भाई या बहन है यूएस सिटीजन के तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं F4 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए। लेकिन इसमें कैच ये है कि भैया वेटिंग पीरियड, जो वेटिंग टाइम है आपको ग्रीन कार्ड मिलने का तो वो काफ़ी लंबा है। इसकी प्रायोरिटी डेट अगर आप जाके देखो वीज़ा बुलेटिन में तो वहाँ पे दिया हुआ है करीब 15 जनवरी 2006। तो जिन्होंने 15 जनवरी 2006 में केस लगाया था F4 कैटेगरी में उनको आज ग्रीन कार्ड मिल रहा है। तो करीब 18 साल की वेटिंग है। तो ये थी सारी कैटेगरी जिसमें आप लोग पूछते रहते हो मेरे को क्वेश्चन की सर
1, 2, 3 एंड 4 कैटेगरी में जो फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी है उसमें जो वीज़ा बुलेटिन है अभी प्रायोरिटी डेट कितनी चल रही है। तो काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर ये प्रायोरिटी डेट होती क्या है। तो जब भी आप I-130 पिटीशन बेसिकली जब आप इमिग्रेंट पिटीशन लगाते हो USCIS के साथ तो वो आपको एक I-797 फॉर्म भेजते हैं, नोटिस ऑफ एक्शन फॉर्म मेल में आता है, ये रिसीट होती है, उसके ऊपर एक डेट होती है। वो डेट आपको बताते हैं कि भैया आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉर्मली रिसीव हो गया हमारे पास और इस डेट से अब आपको अपना जो है ग्रीन कार्ड ट्रैक करना है कि इस डेट से कितने सालों बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। इसके लिए 2 चार्ट्स दिए जाते हैं, वो दोनों चार्ट्स आपको USCIS की साइट पे मिलते हैं। पहला चार्ट होता है फाइनल एक्शन डेट चार्ट, यही मेन चार्ट होता है, और दूसरा चार्ट होता है जिसमें डेट ऑफ फाइलिंग चार्ट होता है। काफ़ी लोग इन दोनों चार्ट्स में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पहला चार्ट जो है फाइनल एक्शन डेट चार्ट, उसी की डेट्स देखकर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। और दूसरा चार्ट होता है डेट्स ऑफ फाइलिंग चार्ट। ये बेसिकली चार्ट है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स नेशनल वीज़ा सेंटर में सबमिट कर सकते हो। थोड़ा प्रोसेसिंग जो है इसकी थोड़ी सी जल्दी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए। और जो लोग USA में हैं वो इसके दौरान जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए ये जो सेकंड चार्ट है ये बनाया गया, लेकिन आपको ग्रीन कार्ड तभी मिलेगा जब आपकी डेट फाइनल एक्शन चार्ट जो पहला चार्ट है चार्ट A उसमें आए। जो सेकंड चार्ट है B चार्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट जो है नेशनल वीज़ा सेंटर में दे सकते हो ताकि डॉक्यूमेंट वाला जो काम है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो काफ़ी लोग इन दोनों चार्ट्स में कंफ्यूज थे, तो आपके लिए मेन चार्ट ऊपर वाला ही है, वो है चार्ट A फाइनल एक्शन डेट चार्ट। इमिग्रेंट वीज़ा अगर आपका भी कोई फैमिली मेंबर USA सिटीजन है तो आपको मिल सकता है। आपको अप्लाई करना है, इसके लिए मैं बोलूँगा इमिग्रेशन अटॉर्नी की हेल्प लेना, खुद से करने की कोशिश मत करें, क्योंकि इमिग्रेशन अटॉर्नी जो है उनको सब पेपर वर्क का पता होता है, किस तरह से उन्होंने चीज़ें पहले केसेस में डील की हैं, उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो कोई भी इमिग्रेशन अटॉर्नी को पकड़ें और फिर अपना केस लगाएं तो आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। खाली कैप ये है कि भैया इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 18 साल, 10 साल, 14 साल, इस तरह का वेटिंग पीरियड आपको इसमें देखने को मिलता है। काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो देखकर काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो यार मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, एक खुशी खुशी जी लो, दूसरा रो रो के जी लो। तो जो लोग तो रोना चाहते हैं ना वो पूरी ज़िंदगी रोते ही रहेंगे, चाहे उनको हर चीज़ मिल जाए, और जो लोग खुश रहना चाहते हैं वो पूरी ज़िंदगी खुश ही रहेंगे, चाहे उनके आगे कोई भी हर्डल हो, कोई भी मुश्किल हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहो और खुश रहो। इसका ना एक तरीका है बहुत अच्छा, अगर आपको खुश रहना ना, उन लोगों को देखो जो आपसे नीचे हैं, जिनके बेचारों के पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, कार नहीं है, घर रहने को नहीं है, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। और अगर रो रो के जीना है तो अपने से ऊपर वाले लोगों को देख लो, आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो ज़िंदगी नर्क जी रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि कौन सी कंडीशन आपको चूज़ करनी है। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो ऊपर वाले लोगों को देखो, तो थोड़ा सा आपको जो है कंफर्टेबिलिटी से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अगर खुश रहना है तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। आप शुक्रिया करोगे ऊपर वाले को, भगवान इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। ऊबर ईट्स और ऊबर क्या हम अमेरिका में चला सकते हैं? इसके लिए कौन सा वीज़ा लेना पड़ता है? तो सर इसके बारे में बताओ। काफ़ी बार मेरे को ये कमेंट जो है मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि सर ऊबर चलानी है हमें, ऊबर ईट्स चलानी है, इसके लिए कौन सा वीज़ा मिलता है? तो भाई ऐसा कोई ना वीज़ा नहीं है कि अगर आपको ऊबर चलानी है तो आपको अमेरिका वीज़ा देगा, भैया आ जाओ और ऊबर ईट्स चलाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऊबर और ऊबर ईट्स चलाने के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है वर्क ऑथराइजेशन, और वर्क ऑथराइजेशन से मिलता है आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर जब आपके पास आ जाता है तो आप यहाँ पर ऊबर चलाओ, टैक्सी चलाओ, ट्रक चलाओ, जो भी जॉब करनी है जॉब करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, आपकी मर्जी। लेकिन आपके पास पहले वर्क ऑथराइजेशन होना चाहिए USCIS के थ्रू, और उसके बाद आपको मिलता है SSN, और फिर आप जो है ये सारे काम कर सकते हो। तो कुछ लोग कैसे करते हैं ऊबर और ऊबर टैक्सी, तो मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी वीज़ा पर आए, टूरिस्ट वीज़ा पे आए या किसी और वीज़ा पर आए, उन्होंने यहाँ पे आके शादी कर ली, वो यहाँ पर US सिटीजन से शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनको भी प्रॉपर ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, SSN नंबर मिल जाता है। तो उसके बाद वो लोग ऊबर और ऊबर टैक्सी जो भी काम करना है वो करते हैं लीगली। पर अगर आप ऐसा बोलते हो कि भैया कोई वीज़ा लेकर आता है यहाँ पर ऊबर चलाने के लिए, तो ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको ऐसा काम करने की कोशिश करे तो मत जाना, क्योंकि ऐसा कोई वीज़ा है ही नहीं। उसके बाद अगर कुछ लोग वीज़ा पे आए और उनको अपनी कंट्री में कुछ जेन्युइन दिक्कत थी, वो लोग आके पॉलिटिकल असाइलम लगा लेते हैं, उनको भी प्रॉपर जो है वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, वो इस कंट्री के टैक्स पेयर बन जाते हैं। हर वो काम कर सकते हैं जो एक USA सिटीजन करता है। तो वो भी ऊबर चला सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं, जॉब करनी जॉब कर सकते हैं, और अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है कि भाई कैसे लोग यहाँ पर ऊबर और टैक्सी वगैरह चलाते हैं लीगली।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें भाई ने रिक्वेस्ट की है कि सर ये लड़की पटाने की कोई ट्रेनिंग है क्या, कोई कोर्सेज है, कोई क्लासेस ले सकते हैं, मैं बिगिनर हूँ। तो इसके ऊपर बात करते हैं। और यार ये एक सीरियस इशू है। काफ़ी लड़के हैं जिनको लड़कियों से बात करते समय वो शिवर करते हैं, उनका दिमाग बंद हो जाता है, कैसे बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस भाई ने किया, आपने सच बोला है, और इसके ऊपर मुझे लगा कि वीडियो पे मैं प्रॉपर आंसर दूंगा। तो सबसे पहले यार हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो, कोई भी चीज़ करनी है उसमें मेहनत लगती है। तो कोर्सेज या क्लासेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है। अगर आपको कोई लड़की पटानी है तो उसको खुद आपको अप्रोच करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। एक तरीका होता है, वो आप खुद समझोगे जब आप बात करना स्टार्ट करते हो। और यहाँ की लड़कियाँ ना बहुत ओपन है, आपको कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आगे से चपेट आ जाएगी या कुछ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट आप बाहर जा सकते हो, घूमो फिरो, बात करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा जो है ना आप अंदर से खुलोगे, ओपन होगे। काफ़ी लोग हैं जो कि बात करते समय घबरा जाते हैं, उनको बात करने का पता ही नहीं लगता कि बोलना क्या है। और उस चक्कर में होता क्या है, जो आपकी प्रेजेंस होती है ना, वो अगली वाली जो लड़की बोलती है यार ये ऐसे ही है, क्योंकि एवरी गर्ल नीड्स अ किंग। अगर आप किंग की तरह बिहेव करोगे तो क्वीन अपने पास, आपके पास अपने आप आएगी। अगर आप ऐसे पीछे पीछे भागने की कोशिश करोगे, फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि भैया आपके जो है पीछे एकदम लाइन लग जाएगी लड़कियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस आएगा खुद ट्राई करके, खुद ही आपको बात करनी है। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको लड़कियाँ बहुत मिल जाएंगी बात करने को। गर्लफ्रेंड और वाइफ में डिफरेंस होता है। यहाँ पे गर्लफ्रेंड बहुत मिल जाएंगी, लेकिन वाइफ बनाने से पहले सोच लेना क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे बाहर तो एक रात आपके साथ, तो अगली रात वो किसी और के साथ होगी, वो है गर्लफ्रेंड यहाँ की। तो उनमें मत जाना, एकदम एक्सपीरियंस आप यहाँ पे, मैं इसलिए बोलता हूँ जब अमेरिका में आते हो तो एक्सपीरियंस लो, ना कि आप जो है जल्दबाजी में अब बिल्कुल सही। जैसे आपने कहा कि सर कोई क्लासेस होती हैं या ट्रेनिंग होती है, कोई कोर्स होता है, तो भाई ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब पे जाओ, सब कुछ मिलता है आपको, सीखने को मिलेगा कि भाई कैसे टॉक को ओपन करना है, कैसे बातचीत स्टार्ट करनी है, फर्स्ट लाइन कैसी होनी चाहिए, वो आपको यूट्यूब पे आप देखने को मिल जाएंगी। लेकिन कॉपी कैट नहीं बनना है कि भैया यूट्यूब पे जो दिखाया वो अपना इनोवेशन लाओ। कैसे आपने रिस्पेक्टफुली, एक लड़की जो होती है ना उससे हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करें। डिसरिस्पेक्ट, नेवर डिसरिस्पेक्ट एनी गर्ल, एनी वुमेन, एनी मॉम, एनी गर्लफ्रेंड, एनी वाइफ। सीधी सी बात है, तभी आप एक किंग कहलाओगे। अगर आपको रिस्पेक्ट करना नहीं आती लड़की की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ लड़की आपके साथ नहीं टिकेगी। चाहे आप जितना मर्जी आप हैंडसम हो, चाहे आपके पास बहुत पैसा है, अच्छे अच्छे पैसों वालों को भी छोड़ के चले जाती हैं, यहाँ पर ऐसे केसेस हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना, मेहनत आपको खुद ही करनी है। कोई भी काम इस दुनिया में करना है, मेहनत आपको ही करनी है। भाई टट्टी करते हो ना तो मेहनत उसमें भी लगती है तो ये तो फिर आपने लड़की पटानी है, अगर बात करनी है तो आपको ही वो फर्स्ट जो कॉन्फिडेंस है वो लेकर आना पड़ेगा, जो फर्स्ट अप्रोच है आपको ही करनी पड़ेगी। अमेरिका में गर्लफ्रेंड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके साथ गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ख़त्म हो गई कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या करूँ, रोने का नहीं, अपने काम पे फोकस करो। पैसा ज़रूरी है गर्लफ्रेंड से ज़्यादा। गर्लफ्रेंड आती जाती रहेंगी यहाँ पे, हर रात, हर वीक, हर महीने, हर साल यहाँ पे चेंज होती हैं, और ये रियलिटी है। वाइफ बनाने से पहले सोच लेना, क्योंकि वाइफ जो है उसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो उसको बनाने से पहले एक एक चीज़ चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अक्सर धोखा होता है। ऐसी मज़ेदार कमेंट जब आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिखते हो ना, तो मतलब मैं अंदर से मेरे को लगता है कि भाई इस पे तो वीडियो बनानी है, क्योंकि ये एक रियल इशू है। ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये सोसाइटी में पाए जाते हैं। काफ़ी लड़के हैं जिनमें इतना कॉन्फिडेंस वो बिल्ड नहीं कर पाते कि एक लड़की से बात कर सकें। तो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन शक्को फटे, और हाँ, घबराना नहीं है, पावे जो मर्जी हो जाए।